इसके हमारे पास दो एप्लीकेशन होती है, उनमें से जो पहली एप्लीकेशन है वो होती है हमारी मास ऑफ अर्थ। तो क्वेश्चन आता है कि भाई डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर द मास ऑफ अर्थ, या समटाइम्स आता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ अर्थ। तो सर पहले मेरा बटन बंद कर बतिया गाड़ी रेडी। ओके अब इधर देखें, to determine the value or the expression of the mass of earth हम क्या करेंगे, इधर देखें सबसे पहले हम करते हैं सपोजिशन। सो लेट अस कंसीडर, अब ये जितनी भी सपोजिशन होगी वो मैंने नोट्स में लिखी हुई है, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम लिखते नहीं है, ठीक है। हम क्या सपोज कर रहे हैं कि भाई लेट अस कंसीडर वी हैव एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन द शेप ऑफ द अर्थ। ये हमारे पास है अर्थ, यानी कि जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है इसको हमने सपोज किया दिस इज अर्थ, और जो अर्थ है उसका हमने मास सपोज किया हुआ है कि इसका जो मास है वो बराबर है m और e के। आई बात समझ में? इट मींस कि वी हैव सपोज्ड एन ऑब्जेक्ट जो कि है अर्थ और जिसका मास है m e। सही है। फिर हमने क्या सपोज किया, हमने सपोज किया कि यह है इसका सरफेस, सरफेस के ऊपर हमने एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है छोटा सा। जो हमने दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका ए सपोज की है और इसका जो मास है वो हमने सपोज किया कि m है। आई बात समझ में? यहाँ तक मैंने सिर्फ दो बातें सपोज की हैं। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द अर्थ इज ऑफ मास m, ये हमने सपोज किया हुआ है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हमने सपोज किया कि ये बराबर है r e के। आई बात समझ में? यानी कि इधर देखें हमने me को सपोज किया कि दिस इज मास ऑफ अर्थ, इसकी हमें एक्सप्रेशन मालूम करनी है यानी कि वैल्यू हमें मास ऑफ अर्थ का मालूम करना है। देन हमने सपोज किया re का मकसद रेडियस ऑफ अर्थ, और ये जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है इसका वैल्यू होता है 6 × 10⁻⁶ किलोमीटर। सही है, ये इसका होता है कांस्टेंट वैल्यू जो कि आपको याद करना है। देन हमने रेडियस ऑफ अर्थ के बाद हमने सेकंड सपोज किया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, तो हमने ये सपोज किया दिस इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बुक है, बुक में जो ही वाला भी कंफर्म है। सही है। अब हमने इधर देखें पहले, फिर बाद में क्वेश्चन कीजिएगा। वंस आई कंप्लीट पोर्टफोलियो मास ऑफ अर्थ, वंस आई कंप्लीट देन आई विल आस्क यू द क्वेश्चन। इधर देखें हमने सपोज किया कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे एक हमने मास रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m और मास ऑफ अर्थ है me, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है हमारा r और e के बराबर। ठीक है, इधर देखो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा w, वेट होगा, यानी कि जितना ये हैवी होगा उतनी जो फोर्स या वेट है वो ज्यादा होगी। मींस कि यहाँ पे जो हमारी फोर्स है उसको हमने बराबर किया हुआ किसके, वेट के। वेट मतलब के वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर किया, और w का वैल्यू क्या होता है हमें पता है m और g के बराबर होता है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आसान है, वेरी सिंपल है। अब देखें अब हम क्या करते हैं, ये हमने सपोज कर लिया। सपोज करने के बाद इस लॉ इस पिक्चर के ऊपर हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लगाते हैं। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, देखो लॉ के मुताबिक F किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। की अब इधर देखो, पहले बाद में लिखिएगा प्लीज। अब देखें यहाँ पे हमें पता है कि फोर्स कौन सी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट है वो होगी इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, F की जगह हमने लिखा वेट इज इक्वल टू G m1। ऑब्जेक्ट वन कौन सा हमने सपोज किया हुआ है, मास ऑफ अर्थ को, तो हमने m1 की जगह पुट किया m और e, और m2 हमने क्या सपोज किया हुआ है, ऑब्जेक्ट A को जिसका मास है m, तो हमने m2 की जगह लिखा m अपॉन, और r जो है डिस्टेंस बिटवीन दीस टू वो किसके बराबर है, re के बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिखा re और होल स्क्वायर। अगर ये अभी भी ना समझ में आए तो हम इसको और क्लियर कर देते हैं। इधर देखें हमने क्या किया, हमने m1 को बराबर किया है मास ऑफ अर्थ के, m2 को हमने बराबर किया है मास ऑफ ऑब्जेक्ट के,
जो छोटी आ रही है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इसको हमने बराबर किया रेडियस ऑफ अर्थ के, और जो हमारी फोर्स है इसको हमने बराबर किया हुआ है वेट के। क्लियर है यहाँ पे? ओके, तो हमने ये सब वैल्यूज यहाँ पे पुट करवाए। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ये जो वेट है, वेट इसका वैल्यू हम पुट करवाएंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि बर्थ जो वेट है वो किसके बराबर होता है, m और g के बराबर होता है। तो हमने वेट की जगह लिखा m एंड g, और इधर सब चीजें सेम, g m e m अपॉन r e स्क्वायर। अब देखो बीच में इक्वल, इधर भी m है और इधर भी छोटी m है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इट मींस कि m इधर और m इधर हो गई खत्म। जने भाई के पास पीरियड आ जाता कैंसिल। अब इधर क्या बचा, इधर बचा स्मॉल g, और इधर क्या बचा अपॉन r e स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब सुने, जो हमने ग्रेविटी पढ़ी थी, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद है, जिसका वैल्यू था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी जो इक्वेशन है वो ये है, वैल्यू तो हमने पढ़ लिया था। अगर पेपर में आ जाए कि डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, तो भी हम इस तरीके से ही करेंगे। आई बात समझ में? लेकिन हमें क्या ये ग्रेविटी मालूम करनी है? हमें ये नहीं मालूम करनी, हमें तो मालूम करना है मास ऑफ अर्थ के लिए एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पे आप भले लिख सकते हैं कि भाई दिस इज द एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन ग्रेविटी ड्यू टू, ठीक है। लेकिन हमें क्या मालूम करना है? हमें तो मास ऑफ अर्थ मालूम करना है, तो इन सबको हम उधर लेके जाएंगे। यानी कि इधर देखिए हमने मास ऑफ अर्थ लिखा यहाँ पे इज इक्वल्स टू, इधर पहले का क्या पड़ा हुआ है, g पड़ा हुआ है बस। अब ये r स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये g के साथ हो गया मल्टीप्लाई अपॉन, और ये जो कैपिटल G है m के साथ है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अब अगर कहे कि डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर द मास ऑफ अर्थ, तो ये है एक्सप्रेशन फॉर द मास ऑफ अर्थ, यानी कि ये हमारा फार्मूला हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास ऑफ अर्थ। नहीं, वो कैपिटल जी और बड़ी जी में फर्क है, ठीक है। इधर देखें, अब हम क्या करेंगे, जितने भी इसमें कांस्टेंट वैल्यूज हैं यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे कि छोटी जी बराबर होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, बड़ी जी बराबर होती है 6.6 into 10 to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है ये बराबर होता है 6 into 10 to power 6 किलोमीटर। इन्हीं जी बराबर है, सही है। अब अगर ये सब के सब वैल्यूज ये कांस्टेंट है, हमें पहले से पता ही है, तो अब हम क्या करेंगे, सब यहाँ पे हम यूज करेंगे। आई बात समझ में? अब जब हमने ये सब वैल्यूज इसमें पुट करवाए, इधर देखें, अब हम क्या करेंगे, ये सब वैल्यूज इसमें पुट करवाएंगे। अब इनको हल करने की जरूरत नहीं होती है, बस हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये वैल्यूज लिख के, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि यूजिंग ऑल कांस्टेंट वैल्यूज ME विल बी। तो जो मास ऑफ अर्थ हमें मिलेगा वो तकरीबन मिलता है 5.9 into 10 to power 24 kg। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 6 into 10 to power 24 किलोग्राम। आई बात समझ में? आसान है, बिल्कुल सिंपल है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये वैल्यू सिर्फ हम लिखेंगे, अगर कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आप भले बेशक कर सकते हैं। जी की जगह लिखेंगे 9.8, इसकी जगह लिखेंगे 6 into 10 to power 6 और होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर का हल करेंगे, और जी की जगह लिखेंगे 6.6 into 10 to power -11। जब इनको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर 100% आएगा, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं होती है इसको सॉल्व करने की, सिर्फ आप क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज लिखेंगे, और वैल्यूज लिखने के बाद डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ अर्थ विल बी दिस। अरे पावर की कौन सम्मा कैलकुलेटर दे। हां, पावर जो है कैलकुलेटर पे एक्सपोनेंट का होता है बटन, उसको हम प्रेस करते हैं, ये ऐसे आता है। इधर देखें, बड़ी दिसो
इसका जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आता है डिटरमाइन द वैल्यू और द एक्सप्रेशन फॉर द मास ऑफ अर्थ। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे, यानी कि यही क्वेश्चन होता है, ये खुद एक प्रॉब्लम में आता है, ये डेरिवेशन है तो प्रॉब्लम में आता है, ठीक है। तो कहेगा क्या कि लेट अस सपोज कि भाई एक हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, यानी कि हमने m1 को बराबर किया मास ऑफ अर्थ। देन हम सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा हुआ है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है हमारा re। सिंस ये ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है तो ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा मास ऑफ अर्थ के ऊपर, और वो जो फोर्स है वो बराबर होगी इसके वेट के। तो हमने यहाँ पे देख दिया कि मास 1 है me, जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान वो है re, और ऑब्जेक्ट b का मास है m, और जो फोर्स है वो है हमारी w के बराबर, वेट के बराबर। तो हमने यहाँ पे जब लॉ को अप्लाई किया तो हमें पता है लॉ का जो फॉर्मूला होता है कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू g m1m2 अपॉन r स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे इनके वैल्यूज पुट किए, m1 की जगह me, m2 की जगह m, और r की जगह re पुट किया, f की जगह w की जगह हमने पुट किया mg। दोनों साइड्स पे m हो गई कैंसिल, तो इधर बचेगा g और इधर बचेगा gme अपॉन re स्क्वायर। ये वाली एक्सप्रेशन होती है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। यानी कि इधर देखें यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, g का अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 6.6 into 10⁻⁻11, उसको मल्टीप्लाई करवा दें मास ऑफ अर्थ के साथ जो कि 6 into 10⁻24, जो भी आंसर है उसको डिवाइड करवा दें re स्क्वायर के साथ, तो 9.8 आएगा, 100% आएगा। आई बात समझ में? आप भले आप करके देख सकते हैं, लेकिन हमें तो मालूम करना था मास ऑफ अर्थ, तो हमने यहाँ पे क्या किया, तो डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ, इस फार्मूले में से मास ऑफ अर्थ को किया अलग। जितनी भी चीजें डिवाइड या मल्टीप्लाई में थी सब हम उधर लेके गए। तो यहाँ पे re स्क्वायर डिवाइड में उधर गई तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये g है यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा। सो मास ऑफ अर्थ का जो फार्मूला बना वो बना re स्क्वायर अपॉन कैपिटल G। अब जितने भी वैल्यूज कांस्टेंट होते हैं सब आपको याद करने, ये हम यहाँ पे लिखेंगे, और फिर हम लिखते हैं कि यूजिंग ऑल दीज कांस्टेंट वैल्यूज द मास ऑफ अर्थ विल बिकम 5.9 or 6 into 10⁻24। Okay, so that was the first application of the law of universal gravitation that you have to determine. जल्दी क्यों आने? सर ये ना किया हाँ, एक्सपोनेंट और बना है। this 38 होंगे। इन्हें क्या हुआ बस 5 into 10⁻5 एक्सपोनेंट। हाँ। फार्मूले में आए थे शुरू में इतना बड़ी करे आ क्योंकि हमें फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो वहाँ पे ऑलरेडी ड्राइव है, इसे फॉलो करना है, तो हमने वही सपोज करना है। वैसे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चेक करने वाला उसको तो पता है कि यही होने चाहिए। बैठाया अर्थ का मास इधर देखिए प्लीज लुक हियर। क्वेश्चन है अब इसी मास ऑफ अर्थ से रिलेटेड। इधर देखें, ये भी डेरिवेशन में आता है, लेकिन इसको हम प्रॉब्लम में भी कंसीडर कर सकते हैं। हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे पास एक प्लेनेट है अर्थ के अलावा। इधर देखो, अर्थ के अलावा एक प्लेनेट है, ये जैसे हमने सपोज किया। कह रहा है कि इस प्लेनेट का जो मास है वो तकरीबन 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ है। सही है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ डेटा बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन है कि जो मास है वो बराबर है तकरीबन 4 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ के, और जो रेडियस है वो कह रहा है इसका जो रेडियस है वो तकरीबन ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है। सही है। तो अब हमें मालूम क्या करना है, इस प्लेनेट की जो ग्रेविटी होगी, यानी कि ग्रेविटी ड्यू टू द एक्सीलरेशन, वो क्या होगी,
यानी कि हमने इसको सपोज कर लिया कि ये क्या है, जी डैश है। आई बात समझ में? यहां तक कोई क्वेश्चन? आसान है। अब देखें, अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला इसका, यानी कि हम यहां पे लिखेंगे कि द वैल्यू नहीं एक्सप्रेशन और इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ की जो इक्वेशन है ड्यू टू द ग्रेविटी वो किसके बराबर है, वो बराबर है जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये इसके बराबर है। सही है। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फिलहाल आप इक्वेशन नंबर 1 करके और स्किप कर दें, छोड़ दें। ठीक है, आना बदलने के छड़े जो ना फिलहाल। अब हम आते हैं, जो हमने ये प्लेनेट हमें दूसरा मिला हुआ है, इसकी वैल्यू लिखते हैं, अब इसकी ग्रेविटी का वैल्यू। बाबा मोको छोटो मिली बने वह। अब इधर देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन एक और इक्वेशन। हम कहेंगे कि द इक्वेशन फॉर जी डैश ऑफ प्लेनेट विल बी। ठीक है, तो जो प्लेनेट की होगी उसकी जो जी डैश की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, देखो इधर हमने लिखा जी डैश इज इक्वल्स टू, जो कैपिटल जी है हमने उसको लिखा सेम, और जो मास ऑफ अर्थ है उसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्लेनेट का जो मास है वो किसके बराबर है, 4 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ है। हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 4 और ये m अपॉन, और जो रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे था आर ई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका रेडियस कितना है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। हम यहाँ पे आर की जगह क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ आर, और ये होल स्क्वायर होगा, 2 के ऊपर दिया आएगा। यहाँ तक क्लियर है? माँ बड़ी रिपीट करें यार, सर चुप करोगे, बीच में क्वेश्चंस नहीं करें, खत्म करने दें फिर पूछें। हमने कहा कि भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्लेनेट है जिसका मास है 4 टाइम्स द अर्थ और उसका रेडियस है ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी ग्रेविटी कितनी होगी, क्योंकि ग्रेविटी पूछ रहा है, तभी हमने क्या कहा कि जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ होगी उसका फार्मूला हमने लिखा ये रहा। अब हमने उसी फार्मूले को यूज करके ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट यहाँ पे लिखा। जब हम ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट यहाँ पे लिखेंगे तो मास की जगह हम लिखेंगे 4 टाइम्स एम, और आर की जगह हम लिखेंगे 2 और होल स्क्वायर। अब हम पहले इसको कर रहे हैं ओपन, अब हम इसको करेंगे ओपन। यहाँ पे हम लिखेंगे जी डैश, जो कि हमें मालूम करना है, जी और ये 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 4g और me अपॉन, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 4re और स्क्वायर। अब देखें ये 4 और 4 हो गए आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बनेगा नहीं ई का हुआ इनिशियल असर, ये तो सिर्फ इनिशियल है ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा gme अपॉन आर ई स्क्वायर। तो अब देखें ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में कोई चीज कॉमन है? कौन सी चीज कॉमन है? जीएमई अपॉन आर ई स्क्वायर, और इधर ये जीएमई अपॉन आर ई स्क्वायर दोनों में है, तो मैं दोनों को कंपेयर करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाय कंपेयरिंग 1 और 2, 1 के मुताबिक, इसके मुताबिक जो इसकी राइट हैंड साइड है वो है जीएमई अपॉन आर ई स्क्वायर, और इसकी भी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, जीएमई अपॉन आर ई स्क्वायर। अगर राइट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर होती है तो लेफ्ट बराबर हो जाती है, तो इसका वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे जी डैश, और इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे जी। सही है, जी डैश क्या है
द ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट, जो कि हमने सपोज किया हुआ है, और ये वाली जी कौन सी है? द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और ग्रेविटी ऑफ अर्थ का वैल्यू क्या होता है? 9.8। लेकिन यहाँ पे खुद कह रहा है कि उसको आपको 10 लेना है, 10 ये यहाँ पे गिवन है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? जी की जगह क्या लिखेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो जी देश है उसका वैल्यू भी क्या आएगा? इसका भी आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सर आया था 9 को 10 की ना सर 9.8 का राउंड ऑफ करना से 10 तीनों पर उसे मिले ना नो सही है, आया समझ में? सर बोले नहीं, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इधर देखें, मैं समझा रहा हूँ। कह रहा है कि determine the gravity of a planet, determine the gravity of a planet। तो हमने सपोज किया कि वो बराबर है जी देश के, वो हमें मालूम करनी है। और वो जो प्लेनेट है, the planet has the जी ग्रेविटी देश, क्योंकि जो जी है सिर्फ वो तो अर्थ की होती है ना, प्लेनेट के लिए हमने इसको चेंज कर लिया। आप इसको जी पी कर लें, ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट या जी देश करें, कुछ भी करें। अब कह रहा है कि मास ऑफ अर्थ के 4 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ है इसका, यानी कि 4 गुना ये बड़ा है जमीन से, और जो इसका रेडियस है वो भी दुगना है, ट्वाइस है रेडियस ऑफ द अर्थ के। तो हमने यहाँ पे लिखा है प्लेनेट का जो मास है वो 4 टाइम्स है, और जो रेडियस है उसका वो ट्वाइस है। हमें जी देश मालूम करना है, और कह रहा है कि सपोज करें कि जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कह रहा है, हमने इक्वेशन लिखी कि ग्रेविटी की इक्वेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो बराबर होगी इसके। और अब हम क्या करेंगे, अगर हमें प्लेनेट की मालूम करनी है तो यहाँ पे हम वैल्यूज को रिप्लेस करवाएंगे। जी की जगह हम प्लेनेट के लिए लिखेंगे जी डैश, जी की जगह जी क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, एन ई की जगह वहां पे हम लिखेंगे 4me, और आर ई की जगह हम लिखेंगे 2re और होल स्क्वायर। फिर हमने इसको किया सॉल्व। इधर देखें, जी डैश को लिखा सेम, जी को भी लिखा सेम, 4 मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 4gme अपॉन 2 टाइम 2 is 4 हो जाएगा, और ये जाएगा आर स्क्वायर। 4 इधर भी कैंसिल, तो इधर बचेगा gme अपॉन आर स्क्वायर, और इधर बचेगा जी डैश। जब हमने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखा, दोनों में राइट हैंड साइड थी बराबर, तो हमने इन दोनों को किया कंपेयर किया, तो इस वाले का वैल्यू है जी डैश और इस वाले का वैल्यू है जी। तो जी तो हमें यहाँ पे मिला हुआ है वो बराबर होता है 10 के। जब हमने जी को किया 10, तो इट मींस हमें क्या पता चला कि जो प्लेनेट जिसका मास था 4 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ, उसकी भी ग्रेविटी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला हमने इसको और इस इक्वेशन को किया कंपेयर किया, तो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। हाँ बस वही के कंपेयर करा सकते सर। अब इसका वैल्यू है जी डैश और इसका वैल्यू है जी, तो इसकी जगह लिखा जी, लेकिन इस जी का वैल्यू है 10, तो जी डैश भी 10 आया, सेम आया। जो मिलन से आपको 9.8। अब इसमें कोई क्वेश्चन? तो अभी एक और डेरिवेशन है, यानी कि प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द मास ऑफ अर्थ, वो भी हम करेंगे। जल्दी क्यों? अच्छा करो। 2 times 2 is to square बना ये करी करो तो कुमार कर दिया। तो यहाँ पे हमें ग्रेविटी मालूम करनी है, तो ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है? हमने यहाँ पे लिखा GH = हमें मालूम करना है। आई बात समझ में? सही है, बस ठीक है, ठीक है। इधर देखें, अब सबसे पहले अगेन हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे जो ग्रेविटी है उसका वैल्यू क्या है? इक्वेशन G बराबर होगी Gme अपॉन R स्क्वायर। हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 1।
फिर हम कह रहे हैं कि 8 हाइट, और हाइट कितनी है, आर ई बराबर है 2 RE के। तो जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, हमने अभी सपोज किया कि वो GH होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। इधर देखें, हम यहाँ पे लिखेंगे G की जगह GH इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम वही लिखेंगे G, और ME की जगह ME अपॉन RE की जगह हम क्या लिखेंगे, अब 2RE और होल स्क्वायर। सही है यहाँ तक? यस सर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको करेंगे सॉल्व। इसको आप ओपन करेंगे तो GH विल बी इक्वल टू, हमने ऊपर लिखा GME अपॉन 2 टाइम्स 2 इज 4, और ये हो गया RE स्क्वायर। अब हम क्या करें, इस 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमने यहाँ पे लिखा 4GH इज इक्वल्स टू GME अपॉन RE स्क्वायर। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 एक जैसी है, ये वाली और ये वाली एक जैसी है। ये देखो राइट हैंड साइड, और ये इसकी क्या हो गई, राइट हैंड साइड। दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो है बराबर। तो अगेन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दोनों में राइट हैंड साइड बराबर है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है बस वो उठाएंगे जो कि है 4GH, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है GH। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, G लिखा बस। सही है यहाँ तक? हमें मालूम क्या करना है, G या GH? GH मालूम करना है। तो 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, GH विल बी इक्वल टू G अपॉन 4। G का वैल्यू क्या होता है 10, चलो 9.8 और डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, भले आप कर सकते हैं, तकरीबन 2.45, और यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इधर देखो, अब हमें पता चला कि अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो जो ग्रेविटी है वो कितनी कम हो गई, 4 गुना कम हो गई। ये देखो G अपॉन 4 टाइम्स हो गई, पहले थी 9.8 अब हो गई 2.45। आई बात समझ में? यानी कि हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आई बात समझ में? ये एमसीक्यूज में भी आता है, प्रॉब्लम भी आ सकता है। क्लियर है? फिर इसी प्रॉब्लम में कह रहा है कि अगर हम पहले तो इधर ऊपर गए, लेकिन अब कह रहा है कि अगर हम इस रेडियस को आधा कर दें, ओ यहाँ पे आ जाए, यानी कि RE अपॉन 2 उठा लें तो क्या होगा, सही है? डबल इसको स्क्वायर कर देंगे, डबल करेंगे। हाँ। इसका 4. अब हम क्या कर रहे हैं, इधर देखो, अब जो यहाँ पे G होगा उसको हम सपोज कर रहे हैं कि GD इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। GD मतलब कि ग्रेविटी एट द डेप्थ मतलब के अंदर जमीन है। तो इधर देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 है सरफेस ऑफ अर्थ की वो तो सेम है, इसी को हम चेंज करेंगे GD के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे GD विल बी इक्वल टू, G लिखा सेम, ME भी आएगा सेम, अपॉन RE की जगह क्या लिखेंगे, RE अपॉन 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे RE अपॉन 2 और ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा GD विल बी इक्वल टू G ME अपॉन, और इसको ओपन करेंगे तो RE स्क्वायर अपॉन 4। सही है? अब ये 4 डिवाइड के डिवाइड में तो कहाँ जाएगा, ये 4 GME के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको ये लिख सकते हैं GD विल बी इक्वल टू 4 GME अपॉन RE स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में GME अपॉन RE स्क्वायर किसके बराबर है, GME अपॉन RE स्क्वायर बराबर है G के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट करवाएंगे GME अपॉन RE स्क्वायर इज इक्वल्स टू G। अगर हमने G पुट किया तो जो हमारी GD है वो किसके बराबर हो जाएगी, 4 और सिर्फ G के, सिर्फ G हुआ ना, GME अपॉन RE स्क्वायर की जगह G पुट किया।
सही है। तो अब इधर देखें, अगर हमने रेडियस ऑफ अर्थ को हाफ कर दिया तो ग्रेविटी कितनी बढ़ी, वो बढ़ी 4 गुना ज्यादा हो गई, 4 टाइम्स ज्यादा हो गई। तो इधर हेड कर हाँ।